स्टार्ट हो गया। चलिए, ये हम लोगों का लास्ट चैप्टर है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की शुरुआत पहले क्लास में हुई थी। अगर आप नोट्स खोल के देखें तो हमारा पहला टॉपिक ही क्या है, रेफ्रिजरेंट है। लेकिन इसको हम लोग कवर कर रहे हैं सबसे लास्ट में। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि रेफ्रिजरेंट क्या है। रेफ्रिजरेंट वो मीडियम था जो एवोपोरेटर में हीट को क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था और उसको लेके जाता था कहाँ पर, कंडेंसर में, और वहाँ पर हीट को रिजेक्ट कर देता था। ठीक ना। रेफ्रिजरेंट वो मीडियम था जो किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल में एवोपोरेटर के पास हीट को रिजेक्ट करता था, जहाँ पर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर था, और फिर कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे पहुंचकर उस एब्जॉर्ब किए हुए हीट को क्या करता था, रिजेक्ट कर देता था। और पूरे साइकिल में जब सारी चीजें अपनी जगह पर स्थिर थी, सिर्फ एक चीज मूव करता था, और वही चीज क्या था, हमारा रेफ्रिजरेंट। हमने देखा था कि रेफ्रिजरेंट कई जगह हमें गैसेस के रूप में मिला, ठीक ना। जैसे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हवा को हमने रेफ्रिजरेंट बना लिया। कई जगह रेफ्रिजरेंट हमें लिक्विड के फॉर्म में मिला, जैसे किसमें भाई, LIBR सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था ना, LIBR सिस्टम, उसमें वाटर को हमने एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया था, ठीक ना। इसके अलावा VCRS में ये जो गैसेज हैं R11, 12, 22, 134, जिनको कि हम फ्रेओन गैसेज या हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इनको हमने रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज किया। ये सभी के सभी क्या हैं, गैसेज हैं। लेकिन ये एक खास तरह की गैस है जो अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर पे अपना फेज क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। क्लियर है। तो फिलहाल रेफ्रिजरेंट वो मीडियम होता है जो एक स्थान से हीट को एब्जॉर्ब करता है और दूसरे स्थान पर हीट को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। इसी सर्कुलेटिंग और रीसर्कुलेटिंग मीडियम को ही हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अब ये रेफ्रिजरेंट दो तरह के हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में जैसे R11, 12, 22, 134, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में आ गया ब्राइन, आ गया H2O, आ गया इत्यादि। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों किया गया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हम डायरेक्टली इन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स को यूज नहीं कर सकते। सपोज करें आपको मिल्क चिलिंग प्लांट है, जो दूध आता है, दूध को ठंडा करना है, ठीक ना। अब दूध छोटे बच्चे पीते हैं। कई रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, इनको हम नहीं चाहते कि ये रेफ्रिजरेंट खाने पीने की चीजों से सीधे सीधे संपर्क में आए। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए इनकी मदद से सबसे पहले हम ब्राइन को ठंडा कर लेते हैं। ब्राइन कुछ नहीं है, नमक का घोल है। नमक का क्या होता है, घोल। उसे ही हम NaCl सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। या फिर पानी को क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं, और उस ठंडे पानी या ब्राइन की मदद से खाने पीने की चीजों को क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, ताकि उनके संपर्क में ये रेफ्रिजरेंट्स ना आए। बात समझ में आ रही है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट NaCl का सॉल्यूशन या वाटर ही होता है, जिसको पहले हम किसकी मदद से ठंडा करते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद इस सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की मदद से खाने पीने की चीज़ों को हम ठंडा करते हैं, सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि ये रेफ्रिजरेंट जो कि कहीं ना कहीं टॉक्सिक नेचर या केमिकल्स हैं, ये खाने पीने की चीज़ों के संपर्क में ना आए। इसीलिए इनको प्राइमरी कहा गया और इनको सेकेंडरी कहा गया। हमारा जो पर्पस है स्टडी का, वो कहाँ तक लिमिटेड है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है। हमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के विषय में डिटेल में जानना है, एक एक पॉइंट को जानना है, इनकी प्रॉपर्टीज को जानना है, इनकी नेमिंग को जानना है, इनके केमिकल फॉर्मूला को, केमिकल स्ट्रक्चर को, और साथ ही इनकी नेमिंग करते कैसे हैं, ये सब कुछ हमें सीखना है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के। ठीक ना। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को भी आगे चल के तीन भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया हाइड्रोकार्बन, दूसरे को एजियोट्रॉप्स, और तीसरे को इनऑर्गेनिक कंपाउंड। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बेसिकली तीन कैटेगरीज में फिर से सब कैटेगराइज होंगे।
हाइड्रोकार्बन्स, एजियोट्रॉप्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन भी आगे चलने कितने तरह के हो जाते हैं? दो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। अगर हाइड्रोकार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड की मदद से बने हैं, बॉन्ड समझते हैं केमिकल बॉन्ड, जिनके बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। लेकिन यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्लियर है? ये जो एजियोट्रोप्स हैं, दे आर नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो थे, इन्हीं के कुछ मिक्सचर्स को हम क्या कह देते हैं? एजियोट्रॉप्स कह देते हैं। रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके, 2 या 3 या 4 रेफ्रिजरेंट को आपस में मिक्स करके एक नया जो रेफ्रिजरेंट हम बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर है? और लास्ट में है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक अमोनिया। अमोनिया को भी हमने रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज किया। CO2, याद है सॉलिड CO2 यूज करते थे, ड्राई आइस जिसको हम कहते हैं। मैंने बताया था कि रेफ्रिजरेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। तो जो सॉलिड CO2 है वो हम लोग कूलिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। ठीक ना? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अमोनिया हो गया, ठीक ना, CO2 हो गया, SO2 हो गया, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा एयर हो गया, वाटर हो गया। ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनका उपयोग भी कहीं ना कहीं किसके रूप में होता है? रेफ्रिजरेंट के तौर पे होता है। क्लियर है? तो हम लोगों को प्राइमरी पढ़ना है, शुरुआत हमारी मेन रेफ्रिजरेंट जो है वो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, जो जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और दूसरा है इनऑर्गेनिक, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, ठीक ना, एयर हो गया, वाटर हो गया। ये सब हमारे किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक में आते हैं। क्लियर है? तो हमारी जो शुरुआत होगी कहां से होगी? हाइड्रोकार्बन से। क्लियर है? हेडिंग दे, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। और हाइड्रोकार्बन के अंदर भी क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और फिर कहां जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पहले बताया, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बने हों, ठीक ना, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो अब आप हेडिंग दें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देन एजियोट्रोप्स एंड फाइनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग दें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए देखते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम लोगों ने जिक्र किया कि जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है, ठीक ना, और हाइड्रोकार्बन के बाद एजियोट्रॉप हो सकता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है? हाइड्रोकार्बन के अंदर भी दो कैटेगरी है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? एल्केन्स के, ठीक ना, जिसका केमिकल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक ना, ये इसका केमिकल फार्मूला है और इसी में n की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके हम अलग अलग आपका एल्केन्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक ना, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ फॉर n = 1 रखें आप इस फॉर्मूले में, तो C1H2 × 1 + 2 दैट इज CH4। ठीक ना, तो यहां पर ये मीथेन आ गया, C1 2 3 4, सारी बैलेंसी फुलफिल है। ठीक ना, तो ये मीथेन ग्रुप है। ठीक है? अगर 2 रखेंगे तो इथेन ग्रुप मिलेगा C2H4 का, ठीक ना, 3 रखेंगे तो प्रोपेन ग्रुप मिलेगा C3H8 का। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनको डिनोट करने के लिए हम सिस्टम यूज करते हैं RXYZ। जो आप देखते हैं लिखा हुआ R11, R12, R22, ये सब इसी को रिप्रेजेंट किया गया है X, Y एंड Z। ठीक ना? अब कहेंगे सर यहाँ X, Y, Z 3
डिजिट दिख रही है और यहाँ 2 ही है। तो क्या करेंगे, इसको एक्चुअली में ये ऐसे नहीं होता, हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ये वास्तविकता में होता है R011। अब इससे इसके सेहत में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन यदि आप इसको 0 को इधर की जगह इधर लगा देंगे तो ये बदलाव हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लिखना है, 0 हमेशा पहले लगाना है, ठीक ना। तो ये 011 होता है और R12 R012 होता है, R022। तो इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, इनको डिनोट करते हैं। तो डिनोटेड बाई RXYZ, ठीक ना। अगर x की जगह कुछ नहीं है तो हम वहां पे क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें जो नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो 4 ही हैं। पहला कार्बन होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा, तीसरा फ्लोरीन होगा और चौथा क्लोरीन होगा। और भी हो सकते हैं, बट जनरली जो हमारे रेफ्रिजरेंट हैं R11, 12, 22, इन सब में यही 4 का ही यूज होता है। बात समझ में आ रही है। क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन। चूंकि देखिए कार्बन हाइड्रोजन तो कॉमन होगा क्योंकि मीथेन ग्रुप है। ग्रुप कौन सा है, मीथेन का, तो कार्बन हाइड्रोजन तो है ही। इसके अलावा फ्लोरीन और क्लोरीन। ध्यान दें, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन ये हैलोजनेटेड कंपाउंड है, ये हैलोजन ग्रुप के कंपाउंड है, ठीक ना। तो इनके प्रेजेंस के कारण इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, ठीक ना। हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। किसके कारण, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ग्रुप एटम्स। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनकी मौजूदगी के कारण इसको हैलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है केमिकल फॉर्मूले की। चूंकि 4 ही एलिमेंट हैं तो इसमें सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम n से, ठीक ना, फिर हाइड्रोजन को n से, फिर फ्लोरीन को p से और क्लोरीन को q से। देखिए एकदम सीरीज में है, MnPq, ठीक ना। और नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट हमको मालूम है 4, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इन्हीं के सीरीज में इनको हमको ध्यान रखना है, MnPq। M हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, N हो गया हाइड्रोजन एटम, P हो गया फ्लोरीन एटम और Q हो गया क्लोरीन एटम। क्लियर है। और इन M, N, P एंड Q में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए ये रिलेशन है, ठीक ना। अगर अनसैचुरेटेड होता तो सिर्फ क्या खत्म हो जाता, लास्ट में 2 नहीं रहता। ये जो सिंगल बॉन्ड की क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के लिए है, N + P + Q = 2m+2। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सैचुरेटेड। अगर हम लोग जब अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ N + P + Q = ओनली 2m रहेगा, 2 वहां पर नहीं रहेगा। यही चीज को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफ्रेंशिएट करती है। तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम के बीच में। बात समझ में आ रही है ना। इस तरफ देखेंगे तो इनको हम फ्रेओन गैस की कैटेगरी में रखते हैं, इनको कई जगह फ्रेओन गैसेस भी कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद also called halogenated carbon due to the presence of halogen group atom, and finally designation of refrigerant, very important। किसी भी रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट कैसे करें, नाम कैसे दें। नाम देने का तरीका क्या है, ये है RM-1N+1 × P। जो इसका केमिकल फॉर्मूला निकलता है वो इसी डेजिग्नेशन से निकल के आता है। ये जो R11, R12, R22 का जो केमिकल नेम होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा, वो कहां से निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ध्यान दें, M-1 का मतलब क्या है, ये X है, N+1 का मतलब Y है और Z का मतलब P है। बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिक आइडिया था रिगार्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमें इस डेजिग्नेशन को ध्यान रखना है, ठीक ना। MnP को के बीच जो रिलेशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, इसे ध्यान रखना है बस। इन 2 चीजों को ध्यान में रख करके हम सारे केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं आइए सीखते हैं।
ठीक है, आइए केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है इसको सीखते हैं। सबसे पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने एटम है भाई? चार एलिमेंट है, कार्बन, CM, HN, FP एंड Cl3। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऐसे डेजिग्नेट करते हैं। दूसरा, MnPq में रिलेशन क्या है? ध्यान दें, N प्लस P प्लस Q, N प्लस P प्लस Q 2m प्लस 2, ये रिलेशन है। और एक चीज का ध्यान रखना है, इनका डेजिग्नेशन कैसे करते हैं भाई? R m-1 इंटू N प्लस 1 इंटू P, बस ये तीन चीजें ध्यान है तो आप किसी का भी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं R11 का। ठीक है, तो R11 को डिनोट करने का सही तरीका क्या है भाई? क्या लिखेंगे? R011। ठीक है, अब ये हो गया 0 हो गया x, 1 हो गया y और z हो गया 1। क्लियर है? नाउ ध्यान से देखें, डेजिग्नेशन में R m-1 n प्लस 1 इंटू P। अब m-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0, n प्लस 1 की वैल्यू 1 और P की वैल्यू 1। लिखिए यहां से m-1 इज इक्वल टू 0, यहां से निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू 1। दूसरा, n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास MnP है, लेकिन क्या निकालना पड़ेगा? Q। तो Q निकालने के लिए हमारा जो रिलेशन है ये काम आएगा। n कितना है भाई? n प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 2m प्लस 2। n कितना आया है? 0 प्लस P 1 प्लस Q तो निकालना ही है, 2 इंटू m कितना है? प्लस 2। तो ये हो गया Q इज इक्वल टू 2 और 2 4 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज 3। Q की वैल्यू आ गई 3। अब केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिकल फॉर्मूला में बताइए, C और C के जगह C में m की वैल्यू कितनी है? 1, m हो गया। उसके बाद H, n कितना आया है? 0। उसके बाद F, P का वैल्यू कितना आया है? 1। उसके बाद Cl, Q की वैल्यू कितनी आई है? 3। जब इसको सही करेंगे तो C 1 लिखने की जरूरत नहीं है और 0 है तो इसको जरूरत ही नहीं है, FCl3। ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। नाम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लोरीन, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। फ्लोरीन कितना है? 1, तो मोनो फ्लोरो। और कौन सा ग्रुप है? मीथेन ग्रुप है। देखिए कार्बन की 3 वैलेंसी है ना, C एक तरफ Cl और एक तरफ, ये कौन सा ग्रुप होता है इस तरह का? मीथेन। ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। क्लियर है? सिमिलरली अब आप R12 और R22 निकाल के दिखाइए। पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए R12 के लिए क्या लिखेंगे भाई? R012। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा भाई? R m-1 n प्लस 1 इंटू P। m निकालिए, m-1 इज इक्वल टू कितना है? 0 और m इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है? 1 और n इज इक्वल टू फिर से कितना हो जाएगा? 0। p इज इक्वल टू 2 और फिर q निकालना है तो n प्लस p प्लस q, n हो गया 0 प्लस p हो गया 2 प्लस q इज इक्वल टू 2
एम कितना है 1 प्लस 2, यही था ना। सो इट इज 2q इज इक्वल टू 4 और q इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जब हमारे पास सब Np प्लस q की वैल्यू है तो हम सिंपली केमिकल फॉर्मूला में रख देंगे। बताइए, सबसे पहले कार्बन कितना होगा, C के साथ M आता है 1, H के साथ 0, F के साथ 2 और Cl के साथ भी 2। तो ये केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया भाई, CF2Cl2। केमिकल फॉर्मूला फॉर R12 के लिए CF2Cl2। और R11 का कितना आया था भाई, CFCl3। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे भाई, जरा ध्यान से देखिए। डाइक्लोरो, 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो, 2 फ्लोरो है तो डाइफ्लोरो। और फिर से कौन सा ग्रुप, मीथेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। क्लियर है, तो ये इसका केमिकल नेम हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट, मिटा दे इसे। फाइनली आते हैं, बात करते हैं R22 की। R22 को क्या लिख सकते हैं, R022 M-1 कितना हो जाएगा 0, M इज इक्वल टू 1, N+1 2, N इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 2, फिर से N प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 2M प्लस 2। N कितना है भाई 1, P है हमारा 2, Q निकालना है, M आया है 1 प्लस 2। तो Q इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 4 और 2 और 1 3, 4 माइनस 3 दैट इज, और Q इज इक्वल टू। तो केमिकल फॉर्मूला C के साथ M, CM HN FpClQ। तो CM कितना है 1, H 1 F 2 और Cl 1, यही है ना। सो CHF2Cl, ठीक ना। R22 इसका हो गया CHF2Cl। अब देखिए इसका जब नेमिंग करेंगे, सबसे पहले क्लोरीन का, एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरो, 2 फ्लोरीन है तो डाई फ्लोरो, और कौन सा ग्रुप है मीथेन है। ठीक ना। तो अब बोलेंगे सर फिर मीथेन कैसे, देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप, मीथेन ग्रुप। ठीक ना, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। क्लियर है, ये हो गया आपका R22। हाँ जी, कोई डाउट है? हाँ नहीं, एच के लिए नहीं, एच तो ऑलरेडी याद कीजिए, मीथेन में एच पहले से मौजूद है। ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, R134। यही 4 रेफ्रिजरेंट का आपको ध्यान रखना है। R32 तो अभी प्रेजेंटली यूज होने लगा, पहले सिर्फ यही 4 होते थे। R134, ठीक ना। R134 में आ जाए तो बात करें यहां पर M-1 1 N+1 और P इज इक्वल टू, यहां से निकाल लें, M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, N इज इक्वल टू भी 2 हो गया, और P इज इक्वल टू 4। N प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 2M प्लस 2। N है 2 प्लस P है 4 प्लस Q निकालना है, 2 इंटू M है 2 प्लस 2, 6Q इज इक्वल टू 6, और Q इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ध्यान से देख लो सर, 0 होगा लेकिन आपने प्लस नहीं लगाया है। 6 ओहो सॉरी, यहाँ पे ये गलत किया हमने, 4 2 6 प्लस Q इज इक्वल टू 6 और Q इज इक्वल टू 0।
ठीक ना। अब हमारा केमिकल फॉर्मूला CmHnFp एंड Cl3। तो Cm की वैल्यू आई है 2, H की वैल्यू आई है N की वैल्यू है 2, F P की वैल्यू है 4 और Cl 0। अब देखिए यहाँ क्लोरीन क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्लोरीन को हमने पिक्चर से गायब कर दिया, सीधे आ जाएगा R134। अब 4 के लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। तो 4 के लिए इसका फॉर्मूला हो गया C2H2F4। ये R134 का केमिकल फॉर्मूला हो गया। और अगर केमिकल नेम की बात करें तो 4 के लिए टेट्राफ्लोरो। और C2H4 का मतलब कौन सा ग्रुप, मेथेन से चेंज हो गया इथेन, टेट्राफ्लोरो इथेन। C2H4 का मतलब 2 कार्बन आ गया ना, C2H4 क्या हो गया, टेट्राक्लोरो इथेन। ये इसका क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया। ठीक ना। यहीं पर एक नया फॉर्मूला भी आ जाता है R134A। R134A क्या है भाई, आइसोमर है। आइसोमर किसका, R134 का। इसमें क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा, बट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। ठीक ना, सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाता है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहती है, कोई अंतर नहीं है। तो नेमिंग बिल्कुल सेम होगी एज यूजुअल। ठीक है। एक चीज थोड़ा सा यहां और जाने, यहां पर ये जो क्लोरीन 0 हुआ, क्लोरीन का 0 होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसका रीजन है, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये क्लोरीन एटम ओजोन के साथ, ओजोन दैट इज O3, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में है। ओजोन लेयर कहां पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको डिप्लीट कर देता है। डिप्लीट करने का मतलब उसके थिकनेस को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकल रही हैं वो डायरेक्टली कहां जाती हैं, अर्थ सरफेस पे, जो हमारे आंखों और स्किन दोनों के लिए बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए चूंकि क्लोरीन 0 हो गया, ओजोन लेयर के ऊपर जो खतरा था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक ना। इसलिए ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, इसको हम इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहते हैं, R134, या फिर R134A को क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। क्यों कि इसमें कौन एब्सेंट है, क्लोरीन एटम एब्सेंट है। और अगर क्लोरीन एटम है तो हमारा ओजोन लेयर सुरक्षित रहेगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए R134 को हम लोग इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अब नोट करें ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद हमें देखना है नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक ना। अनसैचुरेटेड का मतलब मैंने बताया कि अब यहां सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कोई चेंजेस नहीं, थोड़ा सा बदलाव है। डेजिग्नेशन में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इसके आगे क्या लगा दिया जाएगा, 1। अब ये 3 डिजिट का ना होकर कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का होगा, यानी RWXY और Z। ये है, इट इज डिनोटेड, दिस इज द डिनोशन फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कुल कितने लेटर हो जाएंगे, 4। ठीक ना। और एक चेंज इसमें होता है, N+P+Q इज इक्वल टू ओनली क्या आएगा, 2M। ये अनसैचुरेटेड कार्बन का रिलेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का रिलेशन होता है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या है, R1150। ठीक है। कैसे नेमिंग करेंगे, सॉरी कैसे नेमिंग करेंगे भाई, ध्यान दे। 1 इज इक्वल टू 1, कोई चेंज नहीं है। फिर M-1 इज इक्वल टू कितना है, 1। N+1 इज इक्वल टू कितना है, 5। और P इज इक्वल टू कितना है, 0। अब हमको Q निकालना है, तो N+P+Q इज इक्वल टू 2M।
n की वैल्यू दी हुई है, यहां से अगर हम निकालें n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2, बस यही है ना। तो अब जरा देखिए n कितना है भाई, 4 प्लस p 0 प्लस q इज इक्वल टू 2 और m है 2, ठीक है। सो 4 प्लस q इज इक्वल टू 4 और q इज इक्वल टू 0, सब कुछ मिल गया। अब केमिकल फॉर्मूला में एलिमेंट वही 4 होंगे, C M H N F P Cl Q, ठीक है। तो C M की वैल्यू 2, H N की वैल्यू 4, F P की वैल्यू 0 और Cl की वैल्यू, Q की वैल्यू भी 0। तो क्या आया, C2H4, केमिकल फॉर्मूला हो गया C2H4। और C2H4 को क्या कहते हैं, इथाइलीन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें R, अगला एग्जांपल लेते हैं R1270, नोट करें जरा यहां पे क्या हो जाएगा भाई, m-1 इज इक्वल टू 2, n+1 इज इक्वल टू 7 और p इज इक्वल टू 0। Q निकालें यहां से और m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और p इज इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए क्या, Q, तो n प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 2 इंटू m, तो ये हो गया 6 प्लस q इज इक्वल टू और q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला CmHnFpCl क्यूब, वैल्यू पुट कीजिए, कार्बन लिख के m की वैल्यू आई है 3, H n की वैल्यू 6, F 0, Cl 0, तो ये क्या आया C3H6 और C3H6 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइलीन। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करनी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसी करनी है, ये सीखा है। लेकिन ध्यान रहे, अब ये जो 4 आपने लिखा R11, R12, R22 और R134, इनका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, आपको आना चाहिए, लेकिन पहाड़े की तरह याद होना चाहिए ये चीज़। क्लियर है। चलिए आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।